है सिलेक्शन ऑफ रिस्क। सिलेक्शन ऑफ रिस्क का मतलब है कि जब कोई भी प्रपोजल जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाता है तो वो ये सिलेक्ट करती है कि जो प्रपोजल मेरे पास आया है ये जो है किस तरीके के रिस्क को इन्वॉल्व कर रहा है, और इस आधार पे वो जो है क्या करती है कि वो एप्लीकेंट का रिस्क जो है अंडरराइट करती है प्रिंसिपल्स के हिसाब से, और इन प्रिंसिपल्स के हिसाब से वो डिटरमाइन करती है कि इसका प्रीमियम का अमाउंट कितना लिया जाना चाहिए और इस एप्लीकेंट को कितना प्रीमियम देना चाहिए। तो सबसे पहले वो सिलेक्शन ऑफ रिस्क करते हैं, यानी कि ये पर्सन किस रिस्क के अंडर में आ रहा है। इसका जो मेन उद्देश्य होता है रिस्क को सिलेक्शन करने का वो ये होता है कि इंश्योरेंस कंपनी ये डिसाइड करना चाहती है कि वो जो है इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करे या इस प्रपोजल को रिजेक्ट करे। रिस्क के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी या रिजेक्ट करेगी। दूसरा, अगर उसे ये लगता है कि नहीं इस आदमी का रिस्क इतना ज्यादा नहीं है और हमें इंश्योरेंस दे देना चाहिए, अगर वो रिस्क जो है अगर इसे इंश्योरेंस दे देना चाहिए तो ये पर्सन किस तरह के रिस्क में आ रहा है और इसका प्रीमियम कितना होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज ने 3 तरह के रिस्क बनाए हुए हैं। कौन कौन से रिस्क? पहले होते हैं स्टैंडर्ड रिस्क। स्टैंडर्ड रिस्क वो होते हैं जो लगभग हर व्यक्ति को होते हैं, जैसे कि मरना हर व्यक्ति का निश्चित है। अब वो किस एज पर मरेगा ये डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि लाइफ बहुत अनसर्टेन है। ईश्वर ने किसी को नहीं बताया कि वो कब हमें ऊपर लेकर जाएगा। दूसरी बात, एक्सीडेंट। अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो बहुत पॉसिबल है कि एक्सीडेंट हो और उसकी मौत हो जाए, तो ये स्टैंडर्ड रिस्क है। तो ऐसे केस में जिस व्यक्ति को केवल स्टैंडर्ड रिस्क होता है वहां पर उसे प्रीमियम का बेसिक रेट ऑफर किया जाता है कि जो भी मिनिमम प्रीमियम है या बेसिक रेट है उसे ऑफर कर दिया जाए। दूसरा होता है सब स्टैंडर्ड रिस्क। सब स्टैंडर्ड रिस्क का मतलब है जो कि नॉर्मल रिस्क से ज्यादा होता है, इसलिए इस व्यक्ति को हाई प्रीमियम देना पड़ता है। हाई प्रीमियम क्यों देना पड़ता है? देखिए, सब स्टैंडर्ड रिस्क क्या हुआ? मान लीजिए आपकी एज 40 साल से ज्यादा है, मान लीजिए आप ओवरवेट हैं, मान लीजिए आपको कोई जेनेटिक डिजीज है, मान लीजिए कि आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है या आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, या आपको आपकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी रही है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से आपको ये वाला क्रॉनिक डिजीज बहुत होता है, तो ये कहलाते हैं सब स्टैंडर्ड रिस्क। ये यूजुअल रिस्क से इसका मतलब है इस बंदे को ज्यादा खतरा है और इसलिए जो है इसे थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा। तीसरा आता है प्रिफर्ड। प्रिफर्ड का मतलब है कि इस आदमी को सबसे कम रिस्क है। क्योंकि इस आदमी को सबसे कम रिस्क है तो इसलिए इसको जो प्रीमियम दिया जाएगा वो डिस्काउंटेड रेट पे दिया जाएगा। मान लीजिए कोई आदमी 25 साल से नीचे की उम्र पे अपनी LIC पॉलिसी करा है, तो नेचुरली इसको मरने का खतरा सबसे कम है। सबसे खतरा कम है तो इसको प्रॉब्लम्स भी सबसे कम होंगी, तो इसको जो भी प्रीमियम कंपनी ऑफर करेगी वो डिस्काउंट रेट पे करेगी, क्योंकि ये अर्ली प्रीमियम करा रहा है और प्रॉपर एज पर करा रहा है। इसीलिए आपने अक्सर एडवर्टाइजमेंट में ये सुना होगा कि जितनी जल्दी एज पर आप कराओगे उतना कम प्रीमियम आपका लगेगा। वो प्रैक्टिकली यही है कि चूंकि जब आप अंडर एज होते हैं या जब आप कम एज के होते हैं तो आपके साथ लो रिस्क होता है। जितना लो रिस्क होगा उतना प्रीमियम आपका कम होगा, और रिस्क जितना बढ़ता चला जाएगा, रिस्क जितना जितना बढ़ेगा आपका प्रीमियम का रेट जो है वो उतना बढ़ता चला जाएगा। तो सबसे पहले जैसे ही आपका प्रपोजल आता है कंपनी ये डिसाइड करती है कि आपको ऊपर रिस्क कौन सा अप्लाई हो रहा है और आप अंडर किस रिस्क में आते हैं, और ये डिसाइड करना सबसे जरूरी है। अगर आप कंपनी ने ये चीज गलत डिसाइड कर ली, ये पर्सन सब स्टैंडर्ड रिस्क में आ रहा था और हमने इसे स्टैंडर्ड रिस्क में डाल दिया, प्रेफर्ड में डाल दिया, तो उसका क्या होगा? प्रीमियम बहुत कम हो जाएगा। लेकिन चूंकि सब स्टैंडर्ड रिस्क में था इसकी डेथ जल्दी हो जाएगी, तो अगर कंपनी ये सिलेक्शन रॉन्ग करती है तो उसे लॉस होना शुरू हो जाएगा। एक टाइम के बाद ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी डूब जाए। ये काम जनरली जो है आपने देखा होगा जब एजेंट्स आपका बीमा करवाते हैं तो जनरली वो क्या करते हैं, लोगों का प्रीमियम बचाने के लिए वो सब स्टैंडर्ड रिस्क को स्टैंडर्ड रिस्क बना देते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, धीरे धीरे इंश्योरेंस कंपनी का नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो सिलेक्शन ऑफ रिस्क बड़े ध्यान से किया जाना चाहिए। अब ये है कि ये कंपनी किस आधार पर चुनती है कि ये व्यक्ति किस वाले स्टैंडर्ड रिस्क में आ रहा है। इन तीनों में से ये किस रिस्क के अंदर आ रहा है, ये कंपनी चुनती किस बेसिस पे है। तो इसके 3 बेस होते हैं। पहला है प्रपोजल फॉर्म। जो फॉर्म आप भर के देते हैं, जो इंश्योरेंस कराने वाला व्यक्ति है जो फॉर्म वो भर के देता है, काफी कुछ बातें तो उससे ही क्लियर हो जाती हैं, जैसे कि आपकी एज क्या है,
जैसे कि आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है, आप ओवरवेट तो नहीं हो, आप अंडरवेट तो नहीं हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वहां से बहुत कुछ पता चल जाता है। दूसरा, डॉक्टर की रिपोर्ट। डॉक्टर की रिपोर्ट हमें पूरी क्लियर कट जानकारी दे देती है, लेकिन अगर आपका बीमा विदाउट मेडिकल रिपोर्ट हो रहा है, जो मैंने पिछले बार भी आपको बताया कि विदाउट मेडिकल रिपोर्ट भी बीमा होता है, तो फिर जो भी आपने अपने प्रपोजल फॉर्म में भरकर दिया है वही इंफॉर्मेशन राइट मान ली जाती है, और उसके बेस पे कंपनियां डिसाइड करती है कि आप इन तीनों में से किस रिस्क के अंदर आ रहे हैं। तीसरा जो होता है वो होता है एजेंट की रिपोर्ट, यानी कि एजेंट जो आपका बीमा करवाने के लिए आया है उसकी रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है और वो इसे किस रिस्क में डालता है। जनरली चूंकि एजेंट को कमीशन मिलना होता है, तो जनरली एजेंट जो होते हैं वो आपको जानकर बचाने के लिए ये आपका रिस्क कम करके दिखाते हैं। तो तीसरा मेन आधार जो होता है किसी भी कंपनी का, वो प्रैक्टिकली एजेंट की रिपोर्ट होता है कि आपको किस में डाला जाना चाहिए। बट अगर आप ऑनलाइन कराते हैं और पर्सनल वेरिफिकेशन के लिए आपके घर आता है, तो उसकी रिपोर्ट बहुत मायने रखती है कि वो आपके बारे में क्या लिख करके देता है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। रिस्क को आप क्लासिफाई कैसे करोगे? तो रिस्क और हैजर्ड वो होते हैं जो कि आपकी डेथ के चांसेस को बढ़ा देते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? डेथ का, या आपकी डेथ हो सकती है। तो सबसे बड़ा चांस जो डेथ का है वो इस चांस को बढ़ा देते हैं। मैंने पहले भी हैजर्ड के बारे में बताया था। तो रिस्क को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फिजिकल हैजर्ड्स और दूसरा है मोरल हैजर्ड्स। फिजिकल हैजर्ड्स कहते हैं भौतिक खतरे, यानी कि फिजिकल हैजर्ड्स किसी भी व्यक्ति को क्या हो सकते हैं। तो फिजिकल हैजर्ड्स के अंदर जो सबसे पहले आता है वो आता है एज। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, मौत का खतरा भी बढ़ता चला जाएगा। तो एज बढ़ने के साथ साथ आपका रिस्क जो है वो दिन पर दिन बढ़ता चला जाता है। इसी तरह बॉडी वेट, अगर आप बिल्कुल ठीक वेट है तो रिस्क कम होगा। अगर आप ओवर वेट है तो बहुत चांसेस है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो जाए, और अगर आप अंडर वेट है तो भी बहुत प्रॉब्लम है कि आपकी इम्यूनिटी वीक हो और आपको कोई ना कोई पेट वगैरह की प्रॉब्लम रहती है। तो बॉडी बिल्ट भी आपकी बहुत कुछ बताती है कि आपका फिजिक किस तरीके का है। आप अंडर वेट या ओवर वेट तो नहीं है। तो अगर आप अंडर वेट या ओवर वेट हो, इसका मतलब आपको फिजिकल हैजर्ड ज्यादा होंगे। आपकी कंडीशन ऑफ हेल्थ क्या है? आपको बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई क्रोनिक डिजीज तो नहीं है, आपकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कि आपको कोई डिजीज रहता है। तो कंडीशन ऑफ हेल्थ भी आपकी बताती है आप जल्दी जल्दी बीमार तो नहीं होते, कि आपको मौत का खतरा कितना ज्यादा है या आपके आने वाले टाइम में आपके ऊपर खतरा कितना ज्यादा है। तो ये फिजिकल हैजर्ड्स हैं। इसके बाद आता है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री का मतलब है कि आपके साथ में आपको कोई लाइफस्टाइल डिजीज तो नहीं है, या आपको कोई और तरीके का डिजीज तो नहीं है, जेनेटिक डिजीज तो नहीं है। तो आपकी पर्सनल हिस्ट्री भी आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। इसके बाद फैमिली हिस्ट्री। फैमिली का मतलब है मदर एंड फादर। आपके मदर फादर को कोई जेनेटिक डिजीज तो नहीं रहा, आपके मदर फादर को बीपी की प्रॉब्लम तो नहीं रही, डायबिटीज की प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कैंसर की प्रॉब्लम तो नहीं हुई, या कोई और जेनेटिक डिजीज हीमोफीलिया वगैरह तो नहीं है। तो फैमिली हिस्ट्री भी हमें फिजिकल हैजर्ड्स की तरफ इंडिकेट करती है। दूसरा, प्रोफेशन। क्योंकि प्रोफेशन को समझिए, बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे होते हैं जिनमें खतरा ज्यादा होता है, मौत का खतरा ज्यादा होता है। जैसे कि अगर आप ट्रैफिक पुलिस में हैं, हो सकता है कि कोई व्हीकल आपको टक्कर मार के चला जाए, या फिर आप लगातार जो है आपकी ड्यूटी लग रही है और आप लगातार पोल्यूशन में सांस ले रहे हैं, बहुत कुछ पॉसिबल है कि आपको जो है फेफड़ों का डिजीज हो जाए। अगर आप माइंस में काम करते हैं, अगर आप सीवर साफ करने का काम करते हैं, अगर आप इसी तरह जो है ऐसे प्रोफेशन में हैं जो कि खतरे वाले हैं, जैसे कि बिजली के राजमिस्त्री जो होते हैं, या बिजली ठीक करने वाले, तारों पे चढ़ने वाले, पोल्स पे चढ़ने वाले व्यक्ति जो होते हैं, अगर आप इस तरह के प्रोफेशन में हैं, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ को जो है रिस्क जो होगा डेथ का ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप दूसरी तरह के प्रोफेशन में हैं, जैसे टीचिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, सीए है, एडवोकेट है, तो आपकी जान को खतरा कम है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली सेफ प्रोफेशन माने जाते हैं। तो यहाँ आपकी डेथ का रिस्क जो है वो कम होगा, और ये माना जाता है कि अगर आपके साथ ऊपर वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपनी नॉर्मल एज को जी कर जाएंगे। तो प्रोफेशन बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि आपको फिजिकल हैजर्ड किस तरीका होंगे। इसी तरह हैबिट,
हैबिट में ये चेक किया जाता है कि आप ड्रिंक तो नहीं करते, आप स्मोक तो नहीं करते, आप जो है कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं लेते। तो हैबिट आपकी बहुत काउंट करती है कि आपको आने वाले टाइम में कौन सा डिजीज हो सकता है या आपकी लाइफ को खतरा कितना बड़ा है। ये सारे थे फिजिकल हैजर्ड यानी कि भौतिक खतरे, तो ये बताते हैं कि किसी की व्यक्ति को डेथ का खतरा कितना ज्यादा या कितना कम हो सकता है। इसके बाद जो खतरे इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर होते हैं वो होते हैं मोरल हैजर्ड्स। मोरल हैजर्ड्स कहते हैं नैतिक जोखिम। नैतिक खतरे ये कौन से होते हैं? ये व्यक्ति के इस वजह से नहीं होते, बल्कि इस वजह से होते हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, उसका आचरण कैसा है। व्यक्ति ऑनेस्ट है या डिसऑनेस्ट है, व्यक्ति ईमानदार है या जो है वो डिसऑनेस्ट है। अगर व्यक्ति ईमानदार नहीं है, बेईमान है, तो वो क्या करेगा? आपसे अपनी इंफॉर्मेशन को छिपाने की कोशिश करेगा। जैसे बहुत सारे लोग अपनी एज को छिपाते हैं। एज को किस लिए छिपाते हैं? ताकि उनको प्रीमियम कम भरना पड़े। अगर 40 के होने जा रहे होंगे या 40 प्लस होंगे, 40+6 या 41 के, तो वो 40 से नीचे अपनी एज लिखा देंगे। आपको हेल्थ प्रॉब्लम है, आप बता ही नहीं रहे इंश्योरेंस कंपनी को। फैमिली हिस्ट्री नहीं है, आप बता ही नहीं रहे, आप उसे छुपा लेते हैं ताकि आपका इंश्योरेंस हो जाए और अगर आपकी मौत उसकी वजह से हो जाती है तो आपकी फैमिली को मनी मिल जाए। ठीक इसी तरह आप अपनी इनकम को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं और इंश्योरेंस करा लेते हैं ज़्यादा वाला, ताकि आपको जो इंश्योरेंस है वो ज़्यादा अमाउंट का मिल जाए और तो आपकी फैमिली ज़्यादा इंश्योरेंस में कवर हो जाए। तो अगर ये व्यक्ति अनैतिक है, बेईमान है, तो ये ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लाइफ इंश्योरेंस में तो केवल यही प्रॉब्लम होती है, लेकिन अग्नि और बिजनेस लॉसेस में तो लोग क्या करते हैं, जानबूझ कर ना कंपनी से क्लेम लेने के लिए जो है झूठी फायर भी लगवा देते हैं और कंपनी से गलत क्लेम लेते हैं, कंपनी से फोर्स करते हैं कि वो उसको क्लेम दे। तो डिसऑनेस्ट है या ऑनेस्ट, ये आपको जज करना बहुत जरूरी है। इसी पर डिपेंड करेगा कि व्यक्ति आपसे सही क्लेम ले रहा है या गलत क्लेम ले रहा है। अगर आपके पास, आपकी कंपनी के पास ऐसे क्लाइंट बहुत ज्यादा हैं जो कि बेईमान है और आपसे गलत क्लेम ले रहे हैं, तो मान के चलिए कि आपकी कंपनी को आने वाले टाइम में लॉस होगा और बहुत पॉसिबल है कि ये कंपनी आने वाले टाइम में